हे फ्रेंड्स व्हाट्सअप, वंस अगेन हम लोग लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक और नया ऑसम रीइंकार्नेशन टाइप एनीमे, जिसके अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो इस बार ओवर पावर्ड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे निराश होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। उसके अंदर एक ऐसी ताकत है जिसकी मदद से वो किसी भी इंसान के अंदर का टैलेंट देख सकता है और उन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से निखार सकता है। वो एक तरह से इस दुनिया में किंग मेकर होता है, यानी कि उसके अंदर अप्रेजल स्किल है। और ये सुनने में जितना ज्यादा एकदम अच्छा लग रहा है, देखने में उतना ही ज्यादा मजेदार भी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑसम जो एक्सप्लेनेशन है उसे देखें और इस एनीमे को एंजॉय करें। एनीमे के स्टार्टिंग में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि अपने पिछले जिंदगी में एज यूजुअल एक नॉर्मल सा वर्किंग प्रोफेशनल होता है, जो कि अपनी जिंदगी से हर समय की तरह ही परेशान रहता है और वो नॉर्मली ऐसे ही काम कर रहा होता है कि उसकी मौत हो जाती है। और फिर जैसे ही उसकी मौत होती है तो वो अपने इस दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाता है और वही घिसा पिटा चीज जो हर बार होता है रीइंकार्नेशन एनीमेज में वही होता है। वो जैसे ही अपने इस दुनिया में आंख खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो एक नोबल फैमिली में पैदा हुआ है और उसका नाम है आर्स लोवेंट। ये सारी चीजों को एनालाइज करके वो थोड़ा बहुत खुश होता है कि उसे अब दूसरी बार अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छी तरीके से जीने का मौका मिला है। इस दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत वो जानने का कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि जो उसका खानदान है वो एक बड़े से लॉरेंट किंगडम के अंदर छोटा सा एरिया संभालता है और उसके ही जो नोबल फैमिली है वो उसकी फैमिली कहलाती है। इसी तरीके से जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो अलग अलग जगह की जो जानकारियां थी इस दुनिया के बारे में उसे इकट्ठा करने लग जाता है किताबों को पढ़ते हुए। और फिर उसे ये पता चलता है कि इस दुनिया में जो है मैजिक भी यूज किया जा सकता है और सब इंसानों के अंदर एक अलग अलग टाइप का कैपेबिलिटीज होती है। इसी के साथ जो आर्स रहता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद उसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आना शुरू होता है लोगों के अंदर जो उनका टैलेंट होता है उसे देखने का। फिर हमें पता चलता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर आर्स है उसके अंदर एक ऐसी टैलेंट है जिससे वो एक अप्रेजल स्किल का यूज करते हुए किसी के अंदर भी उनके टैलेंट को पहचान सकता है। और सुनने में ये स्किल जो है वो बहुत ही ज्यादा एकदम आम लग रहा है, लेकिन सच बताऊं अगर आप लोग को आज भी से ही पता चल जाए अपने ही जिंदगी में कि आप लोग किस चीज में अच्छे हैं और किस चीज में बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा काम कर सकते हैं, तो आपकी जिंदगी कितनी ज्यादा एकदम आसान हो जाएगी। हमारा जो दुनिया है वहाँ पे ज्यादातर टाइम तो लोगों को यही पता करने में चला जाता है कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और बहुत सारे लोग तो गलत रास्ता चुन लेते हैं और जो चीज उन पे सूट नहीं करती है उसी को फॉलो करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी जो जिंदगी रहती है वो उतनी ज्यादा हाईली प्रोडक्टिव नहीं हो पाती है। तो इसलिए अगर आपको रियल जिंदगी में ये अप्रेजल स्किल्स मिल जाएगी तो आप लोग सोच लो क्या कर पाओगे आप लोग। इसलिए जो पावर थी वो इस एनीमे में भी बहुत ही ज्यादा एकदम काम की होने वाली है। और जो हमारा आर्ट्स था वो इसी चीज को लेके अपना चला जाता है हर बार अपने जो सोल्जर्स रहते हैं उनकी ट्रेनिंग को देखने के लिए। वहाँ पे पहुंचने के बाद जो सोल्जर्स रहते हैं वो जैसे ही नोटिस करते हैं कि यंग आर्ट्स यहाँ पे आए हुए हैं तो वो सोचते हैं कि जो आर्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा एकदम रुचि लेता है सोल्जर्स को ट्रेनिंग करते हुए देख के, शायद से इसको ये सब चीज में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए ये बड़े होकर कुछ ना कुछ बड़ा काम करेगा। फिर जो आर्ट्स रहता है वो एक सोल्जर को देख रहा होता है ट्रेनिंग करते हुए जो कि तलवारबाजी में बहुत ही ज्यादा एकदम स्ट्रगल कर रहा होता है। तो अपने अप्रेजल स्किल्स का यूज करते हुए जो आर्ट्स रहता है वो देखता है कि उसका जो टैलेंट है वो असल में स्वॉर्ड स्किल नहीं है, उसका टैलेंट तो बो एंड आर्चरी में है। इसलिए वो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उसके पास चला जाता है उसका नाम पुकारते हुए। जैसे ही सुनता है वो जो सोल्जर की जो आर्ट्स है वो उसका नाम जान रहा था वो पहले ही शॉक्ड हो जाता है। और फिर उसके बाद जो आर्ट्स रहता है वो उससे बोलता है कि तुमने कभी बो एंड एरो वाला ट्राई किया है? तो वो बोलता है कि अरे नहीं, जो बो एंड एरो है वो दूर से मारा जाता है और कोई जो असली मर्द रहता है वो दूर से बिल्कुल भी नहीं अटैक करता है। और ऐसे ही वो बड़ी बड़ी एकदम फेंकने लग जाता है। लेकिन जो आर्ट्स था वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम एक बार बो एंड एरो ट्राई करो। और आर्ट्स बहुत ही ज्यादा एकदम क्यूट फेस बना के बोल रहा होता है, जिसकी वजह से सारे जितने भी अगल बगल के सोल्जर थे वो उसे फोर्स करने लगते हैं कि अरे एक बार ट्राई कर लो यार, ये बच्चे का दिल रख लो। जिसपे जो सोल्जर था वो तैयार हो जाता है और फिर उसके बाद वो बो एंड एरो ट्राई करता है, जिसपे जो उसका मास्टर रहता है वो उसे बोलता है कि तुम पहली बार ये चीज ट्राई कर रहे हो ना, इसलिए थोड़ा पास जाके शूट करो। लेकिन जो आर्ट्स था वो बोलता है कि नहीं, तुम दूर से ही शूट करो। फिर वो जो सोल्जर था वो इसको बात को सुनता है और फिर दूर से एक एरो शूट मारता है जो कि सीधा एकदम निशाने पे जाके लगता है। लोगों को लगता है कि ये कोई तुक्का ही था, इसलिए वो बार बार इसे मारने के लिए कहते हैं बो एंड एरो से शूट। और ये जैसे ही बार बार चीज करता है तो वो बार बार एकदम जो शॉट्स था वो बहुत ही ज्यादा एकदम एक्यूरेट लग रहे थे। इसी वजह से सारे जो लोग थे वो इसको तारीफ करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा जो टैलेंट है वो तो असल में आर्चरी में है, तुम्हें आर्चरी करनी चाहिए। और फिर उसके बाद सारे सोल्जर्स आर्ट्स से पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार आपको कैसे पता चला कि इसका जो टैलेंट है वो आर्चरी में है। जिसमें जो आर्ट्स था वो फंस जाता है क्योंकि वो अपने जो अप्रेजल स्किल्स है वो किसी को भी बताना नहीं चाह रहा था, इसलिए वो झूठ बोल देता है कि अरे मैं तो यहाँ पे तुक्का मारा था। और ये चीज बोल के वो यहाँ से भाग लेता है। जो आर्ट्स की एबिलिटी है अप्रेजल स्किल्स, उसका एक ड्रॉबैक बस यही है कि जो आर्ट्स है वो अपने खुद के ऊपर ही ये एबिलिटी को यूज नहीं कर सकता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग सारे जितने भी लव एंड फैमिली होती है उनको फैमिली डिनर पे देखते हैं, जहाँ पे जो आर्ट्स के फादर रहते हैं वो इस बार बोलते हैं उससे कि आर्ट्स, मैंने तो सुना है कि तुम यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे सोल्जर का जो टैलेंट था छुपा हुआ
हुआ उसको खोज के लाए हो बा। जिसपे जो आर्ट्स था वो थोड़ा बहुत एकदम पैनिक में आ जाता है और फिर वो हमें बताता है उसके फादर के बारे में, जो कि होते हैं रॉबिन लोवेंट। और ये सच में बहुत ही ज्यादा एकदम देखने में सीरियस लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी हैं। ये पहले एक फार्मर हुआ करते थे और अपने टैलेंट का यूज करते हुए ये इतने ज्यादा ताकतवर बने कि आगे चल के ये एक नोबल बन गए। फिर आर्ट के फादर उसे बोलते हैं कि तुमने बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से अपने अप्रेजल स्किल्स को यूज करके उसका टैलेंट पहचाना है। मैं सच में बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हूँ, क्योंकि आगे चल के तुम मेरे उत्तराधिकारी बनने वाले हो और एक लीडर के पास अगर कोई अप्रेजल स्किल हो तो वो सच में बहुत ही अच्छी एकदम सोल्जर्स की सेना खड़ी कर सकता है, जो कि सच में टैलेंटेड हो। इसलिए मुझे पता है कि तुम आगे चल के मेरा पूरा नाम रोशन करोगे और हमारी जो विरासत है उसको आगे लेके जाओगे। और ये चीज बोल के वो अपना जो खाना रहता है वो आर्च को आगे बढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि तुम जल्दी जल्दी खाना खा के जल्दी बड़े हो जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर बनो। तो इस चीज से जो आर्च था वो खुश हो जाता है और फिर उस खाने को एंजॉय करने लग जाता है। इसके बाद जो आर्च था वो बहुत ही ज्यादा एकदम पढ़ाई किया करता है और बहुत सारे जो नॉलेज थे उसको गैदर करता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि उसके अंदर जो कोई है टैलेंट है वो है ही नहीं और वो अपने आप को सेव कर ही नहीं सकता है अगर वो किसी का सपोर्ट ना ले तो। इसलिए उसे आगे चल के अगर इस जगह का बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम सहायता लेनी है तो फिर उसको बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर फोर्स इकट्ठा करनी पड़ेगी। और जो उनका किंगडम समरफोर्थ है तो उसका जो राजा है वो बहुत ही ज्यादा करप्ट है, इसलिए जल्दी यहाँ पे रिवोल्ट होगा और हमारे जो सैनिक है उनको लेके मुझे वहाँ लड़ाई करने जाना पड़ेगा, तो मुझे पहले से इसकी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। और ये चीज बोल के वो एक बहुत ही अच्छे आदमी को ढूंढने के लिए बाजार में निकल जाता है। जो आर्ट्स रहता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा रहता है और वो इधर उधर घूम रहा होता है, तो उसे लग रहा होता है कि कोई उसे पहचानेगा नहीं, लेकिन लोग उसे पहचान जाते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ पे अकेले क्यों निकल गए हैं। लेकिन आर्ट्स उस चीज का रिप्लाई नहीं करता और शर्माते हुए इधर उधर भाग जाता है। फिर पूरा दिन जो आर्ट्स था वो अपने अप्रेजल स्किल्स का यूज करते हुए लोगों के टैलेंट पहचान रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी एकदम काम का आदमी मिलता ही नहीं है। इसलिए वो निराश हो जाता है और उसकी आंखें भी दर्द होने लग जाती है अप्रेजल स्किल्स लगातार यूज करते हुए। तो थोड़ा निराश बैठा ही हुआ होता है कि उतनी देर में उसे दिखता है कि एक लड़के को एक आंटी उसके घर से भगा रही होती है। जैसे ये दृश्य अगल बगल के लोग भी देखते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे ये तो एक मालकान में से एक है। फिर आर्च हमें बताता है कि मालकान वो लोग होते हैं जो कि अपने किंगडम को छोड़ के एक तरह से बॉर्डर पार करके हमारे समरफोर्थ में आ जाते हैं और ये लोग यहाँ पे एक इलीगल सिटीजन्स होते हैं। इसलिए जो नॉर्मल लोग रहते हैं वो इन्हें बहुत ही ज्यादा नीचे ट्रीट किए करते हैं और फिर इन्हें स्लेव्स बना के भी रखते हैं। इन सारी चीजों को इग्नोर करके जो आर्च रहता है वो एक ब्रेड का टुकड़ा लेता है और सीधा पहुंच जाता है उस आदमी के पास और वहाँ पे उसे ब्रेड का टुकड़ा ऑफर करता है। जितने भी अगल बगल के लोग थे वो इस चीज को देख के शॉक्ड हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पे ये कौन बेवकूफ लड़का है जो एक मालकान को खाना दे रहा है। लेकिन आर्च इन सारी चीजों को इग्नोर करता है और फिर अपने अप्रेजल स्किल्स का यूज करता है इस मालकान के ऊपर, जिसमें जैसे ही उसे पता चलता है कि ये जो मालकान है उसका नाम रिट्स म्यूजिस है और ये बहुत ही ज्यादा एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को पोजेस करता है, तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम मेस्मराइज हो जाता है और वो बोलता है कि ये आदमी को तो मैं अपने साथ में रखूंगा, इसके अंदर बहुत ही खतरनाक एकदम स्वॉर्ड्स की टेक्निक वाली एबिलिटी है और ये आगे चल के बहुत ही बड़ा एकदम सोल्जर बनेगा। फिर जो रिट्स रहता है वो यहाँ थैंक यू कहता है आर्च को और फिर यहाँ से उसका ब्रेड खाने के बाद चला जाता है। लेकिन जो आर्च था वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है और उसके साथ एक गली में भी आ जाता है जहाँ पे जो रिट्स था उसे बोलता है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, अगर किसी ने भी देखा कि तुम मेरे साथ घूम रहे हो तो बहुत ही ज्यादा गलत सोचेंगे वो लोग। जिसपे जो आर्च था वो पीछे पड़ जाता है और फिर बोलता है कि मैं तुम्हारा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे रिटेनर बन जाओ। जिसपे जो रिट्स था वो बोलता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो। जिसपे जो आर्च था वो बोलता है कि अरे नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मैं यहाँ जो किंगडम है लोवेंट उसका एक बहुत ही बड़ा नोबल हूँ और मैं यह मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम देख लो यहाँ पे मेरे शरीर में बैच भी है उस लोवेंट फैमिली का और मैं तुम्हें अपना रिटेनर बनाना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा एकदम टैलेंटेड हो। जिसमें जो रिट्स था वो बोलता है कि तुम्हें आखिरकार कैसे पता चल गया कि मैं टैलेंटेड हूँ, बकवास की बातें बिल्कुल भी मत करो। तो जो आर्च था वो बोलता है कि अरे मुझे किसी तरीके से पता चल गया, वो बात तुम छोड़ो। लेकिन फिर भी जो रिट्स था वो मान नहीं रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जो आर्क है उसकी सहायता करने की वजह से उसे वो लोग बुरा भला बोले। जिसपे जो आर्च था वो समझ जाता है कि जो रिट्स है वो बहुत ही ज्यादा भूखा है, इसलिए वो थोड़ा उसके लालच का फायदा उठाता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाऊंगा। इसलिए जो रिट्स था वो मना नहीं कर पाता है और फिर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जैसे ही घर पे पहुंचता है रिट्स आर्क के तो वो देखता है, बोलता है कि अरे यार तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़े घर में रहते हो, मतलब तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। फिर जो आर्च था वो बोलता है अपने सर्वेंट्स को कि जल्द से जल्द इसके लिए खाना बना के लाओ और फिर जो उसके सर्वेंट्स थे वो खाना बना के लाते हैं और आर्च को भी देते हैं और रिट्स को भी देते हैं। लेकिन जो आर्च को खाना मिल रहा था वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा था और वो लोग रिट्स को बहुत ही बेकार खाना देते हैं और बोलते हैं कि हम लोग लॉर्ड के जैसा खाना तुम्हें नहीं दे सकते, इसलिए माफ करना। जिसमें जो आर्च था वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये मेरा दोस्त है और मैंने इसे यहाँ पे गेस्ट बना के लाया और तुम लोग मेरे गेस्ट से ऐसा सलूकी करोगे, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। और वो अपना जो कुर्सी रहता है वो उसके पास ले जाता है और अपना जितना भी खाना था वो उसे ऑफर करते हुए खिलाता है। इसके बाद जो उसके सर्वेंट्स रहते हैं वो उसे माफी मांगते हैं और जो रिट्स रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से खाना खाता है। इसी तरीके से जो खाना खाने के बाद रिट्स चलने के लिए तैयार रहता है और जो सर्वेंट्स रहते हैं वो भी बोलते हैं रिट्स को कि अब तुम्हारा जाने का समय हो गया है। जिसपे जो आर्च था वो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे इसे वापस भेजने के लिए नहीं लेके आया हूँ, मैं यहाँ पे इसे अपना रिटेनर बनाना चाहता हूँ। जिसपे जो उसके सर्वेंट्स थे वो शॉक्ड हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि एक मालकान को आप अपना रिटेनर बनाना चाहते हैं, बेवकूफ तो नहीं बन रहे। लेकिन जो आर्च था उसने तो सोच लिया था, इसलिए डायरेक्ट अपने फादर रेवन के पास चला जाता है इसकी परमिशन लेने के लिए। जहाँ पे जैसे ही उसके फादर
सुनते हैं कि यहाँ पे जो आर्स है वो चाहता है रिट्स को अपने अंदर शामिल कर लेना, तो वो बोलते हैं कि तुम, मैं जान रहा हूँ कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन ये जो आदमी है वो एक मालकान है और मालकान का जो अलग सा सिचुएशन रहता है वो हम लोग बिल्कुल भी एकदम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ तुम इसे जल्दी से निकाल के यहाँ से फेंक दो, क्योंकि जो हमारा किंगडम है वहाँ पे इन लोग को बहुत ही नीचे तरीके से देखा जाता है। जिसपे जो आर्स था वो मन में सोचता है कि जो मेरे डैड है वो भी मालकन को लेके बहुत ही नीची सोच रखते हैं। इसके बाद वो रिक्वेस्ट करना शुरू करता है अपने डैड के सामने और बोलता है कि आप नहीं जानते, जो ये रीट्स है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, और आप मेरे अगर बात माने तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि इसके पास एकदम गॉड गिविंग टैलेंट है। इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुए देख के रेवन उससे बोलता है कि अच्छा तुम यहाँ पे इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि तुमने पिछली बार की तरह जैसे उस सोल्जर का अप्रेजल स्किल्स का यूज करते हुए टैलेंट निकाला था वैसे इसका कुछ देखा है। तो जो आर्स था वो बोलता है कि हाँ, मेरे अंदर से कुछ इंस्टिंक्ट आ रही है कि ये बंदा जो है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर बनेगा, इसलिए आप इसके टैलेंट पे एकदम भी शक नहीं कीजिए। जिसपे जो उसके डैड थे वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो मैं इसका एक टेस्ट लूंगा, और अगर ये इस टेस्ट में पास हो गया तो मैं इसका रिटेनर बनने वाली रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर दूंगा। जिसपे जो आर्स था वो तैयार हो जाता है और फिर उसके बाद जो डैड थे उसके बोलते हैं कि ठीक है, तो टेस्ट ये होने वाला है कि ये मेरे से एक लड़ाई करेगा, और अगर उसमें थोड़ा बहुत भी सफल हो जाता है तो मैं इसे पास कर दूंगा। जिसपे जो आर्स था वो डर जाता है, क्योंकि जो उसके डैड थे वो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर थे, और वो बोलता है कि आपको लगता है नहीं कि ये 14 साल का लड़का के लिए बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो जो उसके डैड थे वो बोलता है कि अरे तुम अभी तो बोल रहे थे कि ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, तो क्या तुम्हें शक हो रहा है? फिर जो आर्स था वो टैलेंट देखता है रीट्स का और अपने डैड का। जो रीट्स का टैलेंट होता है वो 90 में से 70 होता है और उसके डैड का 100 में से 94। तो जो उसके डैड थे वो बोलते हैं कि अरे तुम चिंता मत करो, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत इसे एडवांटेज दूंगा जैसे कि हैंडीकैप। तो जो आर्स था वो बोलता है कि अच्छा हाँ ये अच्छा रहेगा, और फिर उसके बाद जो उसके डैड थे वो उसका टेस्ट लेने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पे जो रीट्स था वो देखता है कि आर्स इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है उसे अपने अंदर रिटेनर बनाने के लिए, तो उससे पूछ डालता है कि आप इतना ज्यादा रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या आप मेरे पे दया दिखा रहे हैं? तो जो आर्स था वो बोलता है कि अरे सॉरी, मैं तो तुमसे यहाँ पे परमिशन लेना ही भूल गया था, अगर तुम नहीं बनना चाहते मेरा रिटेनर तो मैं यहाँ पे मना कर देता हूँ अभी फादर को। तो जो रीट्स था वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे जो ऑफर है सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, कौन नहीं चाहेगा कि यहाँ पे कोई नोबल फैमिली का रिटेनर बन के रहे, लेकिन मुझे अभी भी शक हो रहा है क्योंकि जो लोग हैं वो मालकन को बहुत नीचे ट्रीट किया करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे एकदम उल्टा कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते हैं रेवन, रीट्स और आर्स को। जैसे जितने सोल्जर्स थे वो देखते हैं कि यहाँ पे एक मलकन आया हुआ है, तो वो लोग को समझ नहीं आता है कि आखिरकार यहाँ पे मलकन क्या कर रहा है। फिर उसके बाद जो रेवन था वो अपने सोल्जर्स को बोलता है कि जल्द से जल्द यहाँ पे 2 प्रैक्टिस स्वॉर्ड लेके आओ, यहाँ पे मैं इस मलकन का टैलेंट देखने वाला हूँ। और फिर यहाँ इन दोनों के बीच में जो डुअल था वो स्टार्ट होने वाला होता है। फिर उसके बाद जो रेवन था वो नाम पूछता है मलकन से, जो अपना नाम रीट्स बताता है, और फिर उसके बाद वो उसे बोलता है कि चलो यहाँ पे मैं तुम्हें रूल समझा दूं, अगर तुम यहाँ एक टाइम पीरियड में मुझे अच्छी तरीके से थोड़ा सा भी एक हिट भी लगा देते हो तो तुम जीत जाओगे। और जो रेवन रहता है वो अपना एक ही हाथ से लड़ रहा होता है। जो आर्स था वो सोचता है कि यहाँ पे जो मेरे डैड है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर स्वॉर्ड्समैन में से एक है, और अगर इसे थोड़ा सा भी अगर हिट लगा दिया रीट्स ने तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर माना जाएगा। फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे इनिशियल टाइम पे जो रेवन रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम भारी पड़ रहा होता है, और जो रीट्स रहता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। वो बोलता है मन में कि अगर यहाँ पे लकड़ी के तलवार से भी मुझे थोड़ा सा भी हिट लग जाता तो मैं कट जाता बीच में से, ये रेवन सच में बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है। लेकिन जो आर्स था वो नोटिस करता है कि जितने भी सोल्जर्स थे वो यहाँ रेवन को बहुत ही अलग तरीके से देख रहे थे। वो सोच रहे होते हैं मन में कि जो इस बार लॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकत लगा के लड़ रहे हैं, हमारे साथ जब भी वो लड़ते हैं तो फुल पावर में नहीं लड़ते हैं, लेकिन इस लड़के से ये फुल पावर में लड़ रहे हैं। फिर भी ये जो मलकन है वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लग रहा है, क्योंकि ये अभी तक थोड़ा बहुत देर तक होल्ड बैक कर पाया है। फिर उसके बाद जो रेवन था वो रीट्स को नीचे गिरा देता है, और फिर उसके बाद बोलता है कि अरे तुम अभी से ही हार गए, अभी तो थोड़ा समय बाकी है। तो जो रीट्स था वो खड़ा हो जाता है और वो मन में सोचता है कि किस तरीके से जो आर्स था उसने उस पर भरोसा दिखाया था, और आर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि वो चाहता है कि जो रीट्स है वो उसे ज्वाइन कर ले, और वो बहुत ही ज्यादा एकदम उम्मीद लगा के बैठा होता है रीट्स से। इसी वजह से जो रीट्स था वो मोटिवेट हो जाता है और वो बोलता है कि अब मैं बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ूंगा। और इस तरीके से देखने के बाद आर्स रीट्स को कि बहुत ही ज्यादा एकदम वो दम लगा रहा है, तो वो समझ जाता है कि रीट्स अब कुछ ना कुछ करने वाला है। लेकिन फिर भी जो रेवन था उसे कुछ नहीं हो रहा होता है, रेवन एकदम होल्ड बैक कर ही नहीं रहा होता है। लेकिन अचानक से बीच लड़ाई में जो रेवन रहता है उसके आंखों में थोड़ी धूप चली जाती है, इसलिए उसका जो विजन था वो थोड़ा ब्लर हो जाता है, और इसी चीज का फायदा रीट्स उठा लेता है और वो अटैक करता है उसके ऊपर। लेकिन फिर भी जो रेवन था उसे एकदम होल्ड कर लेता है, और टाइम यहीं पे खत्म हो जाता है। और रेवन बोलता है कि लगता है अब समय समाप्त हो चुका है। लेकिन सारे जो लोग थे वो एकदम शॉक्ड हो चुके होते हैं, क्योंकि जो रेवन का एक बाल था वो टूट के गिर जाता है। इससे पता चल रहा होता है कि जो रीट्स है उसने अपना जो चैलेंज था उसे पूरा कर लिया, उसने जो रेवन के बाल थे उसे काट दिया, यानी कि उसने हिट कर लिया रेवन को। इस चीज को देख के जो जितने भी सोल्जर्स थे वो बोलते हैं कि सच में यहाँ पे जो रीट्स है सच में बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है। और रेवन भी रीट्स के टैलेंट को एक्नॉलेज करता है, और वो आर्स को बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ परमिशन दे रहा हूँ कि ये जो रीट्स है वो तुम्हारा एकदम रिटेनर बन सकता है। और हाँ, तुमने सही कहा था कि ये जो रीट्स है इसके अंदर टैलेंट है कि ये बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड्समैन आगे जल के बनेगा। इसलिए चलो, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम आगे बढ़ाओ। मुझे पहले चिंता हुआ करती थी आर्स कि तुम क्या करोगे आगे बड़े होके, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक टैलेंट है कि तुम लोगों के दूसरे को टैलेंट पहचान सकते हो, और ये सच में बहुत ही ज्यादा एकदम कारगर टैलेंट है। तुम अगर इसी तरीके से करते रहे तो आगे चल के तुम बहुत ही ज्यादा एकदम नाम हमारा आगे बढ़ाओगे, और क्या
क्या पता तुम शायद से एम्परर भी बन जाओ। जिसपे जो आर्स था वो शॉक्ड होता है और उसके फादर बोलते हैं कि अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, वैसे भी जो एम्परर है वो एक टाइटल ही है और इसको तुम इतना सीरियस मत लेना। सीन शिफ्ट होता है और फाइनली हम लोग जो रिट्स रहते हैं उसके एक प्रॉपर कपड़ों में देखते हैं लव एंड फैमिली के सर्वेंट की तरह, जहाँ पे वो अब शामिल कर लिया हो गया होता है स्वॉर्ड्समैनशिप के अंदर। फिर वो आर्स से मिलता है और फिर उसके बाद हैंक्स भी कहता है आर्स को कि उसने उसका टैलेंट पहचाना और उसे रोड से उठा के एकदम स्टार बना दिया। अगर वो नहीं होता तो अभी भी रोड पे वो एकदम तड़पते हुए मर रहा होता। इसलिए मैं यहाँ पे प्लेज लेता हूँ कि मैं पूरे अपने मरने दम तक आपकी यहाँ पे सहायता करूंगा। इस तरीके को सुन के जो आर्स रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाता है और फिर उसके बाद बोलता है रिट्स को कि चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अपना जो सफर है उसे शुरू करते हैं और मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर अपनी फोर्स बना के तैयार रहूंगा। काफी समय बीत जाता है और हमें बताया जाता है कि जो रिट्स है वो अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा एकदम मेहनत करने लगता है और जितने भी लव एंड फैमिली के लोग थे वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और सर्वेंट्स भी उसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम काम करते हैं। जो आर्स था वो रिट्स को पढ़ाने में भी हेल्प करता है और जो रिट्स था वो मन लगा के पढ़ाई भी करता है, जिसकी वजह से जो उसका नॉलेज था वो भी आम लोगों की तरह ही एकदम अच्छी तरीके से हो गया था और वो अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा एकदम मेहनत किया करता था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ताकतवर भी बन रहा था और जितने भी सोल्जर्स थे वो उसके दोस्त बन चुके थे। इसी तरीके से वो पूरी तरीके से जो लव एंड फैमिली थी उसमें घुल मिल चुका था। फिर जो रिट्स था वो आके आर्ट्स से मिलता है और फिर उसके बाद उसे बोलता है कि आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जिसपे जो आर्ट्स था वो बोलता है कि मैं तो बस नॉर्मल सा ऐसी कुछ देख रहा था, वैसे मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुमने आज क्या किया। तो जो रिट्स था वो बोलता है कि मैंने तो यहाँ पे पढ़ाई की, चलो हम लोग यहाँ पे कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। जिसपे इन लोग के बीच में बात शुरू होती है, जहाँ पे जो आर्ट्स था वो रिट्स से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो हमारा किंगडम है वो आखिरकार कहाँ से शुरू हुआ। जो हमारा समरविल किंगडम है वो असल में उस समय से शुरू हुआ है जहाँ पे 200 साल पहले बहुत ही बड़ी एकदम जंग हुई थी और उसमें जो हमारा समरविल का जो रूलर था वो जीत गया था। लेकिन अभी के समय में जो हमारा समरविल है वो बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर हो चुका है, क्योंकि जो रूलर था वो मारा जा चुका है और उसका जो एक छोटा सा बच्चा है वही अभी रूल कर रहा है और कहा जाता है कि उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है भी नहीं इस किंगडम का। जो उसके जितने भी रिटेनर्स है वही लोग यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं इस किंगडम को, जिसकी वजह से जितने भी छोटे छोटे प्रोविंस है वहाँ के गवर्नर रिवोल्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्दी यहाँ पे एक कोल्ड वॉर भी शुरू हो जाएगी। इसी की वजह से जो मेरे डैड है उन्हें भी वहाँ किंगडम में बुला लिया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सही समय रहते हुए मैं बहुत सारे जो टैलेंटेड लोग हैं उन्हें अपने साइड कर लूँ, जिससे मैं यहाँ अपने डैड की बहुत ही अच्छी तरीके से सहायता कर पाऊंगा। इसी तरीके से इन लोगों के बीच में बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं जिसमें ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन्हें एक बहुत ही तगड़ी एकदम टीम बनानी होगी। उसके लिए इन लोग को अब निकलना पड़ेगा बहुत ही अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग को खोजने के लिए। फिर जो रीड्स और आर्ट्स रहते हैं वो निकल जाते हैं अपने फादर के पास उनसे परमिशन लेने के लिए, जहाँ पे वो देखते हैं कि जो रेवन है वो तो बहुत ही ज्यादा एकदम कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसको ट्रेन करते हुए देख के जो आर्ट्स था वो बोलता है मन में कि हाँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ किंगडम में जो लड़ाई होने वाली है उसके लिए मेरे फादर बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर वो अपने फादर को बताता है कि मैं जा रहा हूँ एक और अच्छे रिटेनर को अपने में शामिल करने के लिए। जिसपे जो उसके फादर थे वो बोलते हैं कि अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार एक ऐसे रिटेनर को अपने अंदर ऐड करो जो कि बहुत ही ताकतवर मेज हो। जिसपे जो रिट्स था वो बोलता है कि हाँ, ये बात सच्ची है, क्योंकि जो मेज रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से जो जंग रहती है उसके रुख को बदल देते हैं और क्योंकि जो रेवन है वो भी अच्छी तरीके से एकदम मैजिक्स को यूज नहीं कर पाता है, इसलिए जो मेज अगर उनमें शामिल हो जाए तो उन लोग के लिए बहुत ही अच्छी एकदम एबिलिटी का फायदा उठा पाएंगे वो लोग। तो जो आर्ट्स इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और फिर जो रिट्स था वो भी निकल जाता है उसके साथ। ये लोग एक अपने किंगडम को छोड़ के दूसरे किंगडम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ये लोग देखते हैं कि उस किंगडम में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा है और वहाँ का जो किंगडम था वो देखने में बहुत ज्यादा अमीर भी लग रहा था। जितने भी लोग थे वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। इसलिए जो आर्ट्स था वो रिट्स को बोलता है कि मैं आगे चल के जो हमारे किंगडम है उसको भी इतना ज्यादा एकदम खुश बनाऊंगा। फिर जो रिट्स था वो बोलता है आर्ट्स को कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, मुझे लगता है कि आपको अपने अप्रेजल स्किल्स का यूज करना चाहिए, जिसकी मदद से आप लोग यहाँ पे अपने जितने भी पोटेंशियल कैंडिडेट है उसको ढूंढ सकते हैं। तो जो आर्ट्स था वो शुरू करता है अपना जो अप्रेजल स्किल्स था उसका स्कैनिंग और वो जैसे ही पूरे मोहल्ले को स्कैन करता है तो उसे कोई भी एकदम अच्छा एकदम कंटेंडर मिलता ही नहीं है और इसी तरीके से काफी समय हो जाता है और ये दोनों एकदम निराश एक फाउंटेन के पास बैठे हुए रहते हैं, जहाँ पे जो आर्ट्स था वो हमें बताता है कि किसी भी इंसान का जो टैलेंट है उसको पहचानने के लिए पहले हमें उनका जो नेचुरल बॉर्न टैलेंट है उसे पता करना रहता है। भले ही यहाँ पे कोई इंसान बहुत ही ज्यादा एकदम अपने आप को मजबूत बना लिया हो, लेकिन अगर वो किसी गलत फील्ड में अपने आप को मजबूत बनाया तो वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए हमें देखना होगा कि वो सही फील्ड में रह के अपने आप को ट्रेन कर रहा है, तभी वो जो बंदा है वो बहुत ही ज्यादा आगे चल के ताकतवर बन पाएगा। इसी तरीके से ये लोग आगे चल के और भी बहुत सारे लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं, जहाँ पे इन्हें एक टनल दिखता है और उसकी तरफ से जैसे ये लोग देखते हैं तो ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इतने खूबसूरत शहर में भी गरीब लोग होते ही हैं। और आर्ट्स इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा एकदम दुखी हो जाता है और वो रिट्स को बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जो गरीब लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं, लेकिन ये जो किंगडम है वो देखने में बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं जानता हूँ कि हर एक अच्छे चीजों के पीछे कोई बुरी चीज भी होती है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे किंगडम में ऐसी हाल हो गरीब लोगों की। और मैं एक ऐसा किंगडम बनाऊंगा जहाँ पे हर लोग भर पेट खाना खा पाएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों का जो बात है वो पीछे से एक लड़की भी सुन रही होती है। फिर ये लोग मार्केट में इसी तरीके से घूमने लग जाते हैं, जहाँ पे ये लोग एक दुकान के पास आके रुकते
देखते हैं जिसमें जो एक शॉपकीपर था वो इन्हें एक ड्रैगन के अंडे बेचने का कोशिश कर रहा होता है। वो जो शॉपकीपर था वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से अपने जितने भी ड्रैगन के अंडे थे उनको एडवर्टाइज कर रहा होता है, जिससे जो आर्स था वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि आगे चल के मैं भी एक ड्रैगन की सवारी करूंगा, इसलिए वो अंडा खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो रिट्स था वो अचानक से ही अपना जो खंजर रहता है उसे निकालता है और उस शॉपकीपर के गर्दन पे लगा देता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पे मेरे लॉर्ड आर्स को ठगने की कोशिश कर रहे हो, तुम जो भी बता रहे हो ये अंडे बिल्कुल भी ड्रैगन के नहीं हो सकते, क्योंकि जो ड्रैगन का कॉन्टिनेंट था वहाँ से हमारे ट्रेड्स बहुत पहले ही खत्म हो गए थे। और अगर हम मान भी ले कि तुमने अंडरग्राउंड यहाँ पे अंडे लेके आ गए हो तो भी इस कंडीशन में ये जो अंडे है वो हैच ही नहीं कर पाएंगे और तुम एक साथ इतने सारे रेयर अंडे कैसे लग सकते हो, तुमने हिम्मत कैसे दिखा दी कि तुम लॉर्ड आर्स को ठगोगे मेरे सामने। जो आर्स था वो डर जाता है रिट्स का इस तरीके से रूप को देखे तो उसके पैर पकड़ लेता है और रोकने की कोशिश करता है उसे और बोलता है कि अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसका जो अंडा है वो नहीं खरीदूंगा, इसलिए तुम उसे छोड़ दो। तो जो रिट्स था वो शांत हो जाता है और फिर आर्स मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पे संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ थोड़ा भी भोला बना और किसी ने मेरे को ठगने की कोशिश की तो रिट्स उसका बुरा हाल कर देगा। फिर लोग आगे बढ़ जाते हैं इसी तरीके से मार्केट में घूमने के लिए, जहाँ पे अचानक से एक लड़की जो रहती है वो आर्स से टकराती है और वो सॉरी बोलते हुए आगे बढ़ जाती है। जहाँ पे जो आर्स था वो समझ नहीं पाता है कि आखिरकार क्या हुआ, तो जो रिट्स था उसे बताता है कि वो जो लड़की है वो आपका बटुआ मार के चली गई। तो आर्स को बोलता है कि अरे अब मैं यहाँ पे क्या करूँ। तो जो रिट्स था उसे उठाता है और उस लड़की के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। वही रहस्यमय लड़की थी जो कि इनकी बात सुन रही थी और फिर हमें इस लड़की का शक्ल भी दिखाया जाता है जो कि एक गली में जाके रुक जाती है, जहाँ पे कुछ जो बदमाश लड़के रहते हैं वो इसे टोकते हैं और इसे बहुत ही बुरी तरीके से मुक्का मारते हैं, जिस चीज को जो आर्स था वो भी एकदम सहन नहीं कर पाता है और फिर उन्हें रुकने के लिए बोलता है, जिसपे जो लड़के थे वो मानते नहीं है और फिर आर्स से भी लड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जो रिट्स था वो अकेले ही इनको बहुत ही बुरी तरीके से एकदम पीट डालता है, जिसकी वजह से ये लोग जो लोग थे वो भागना शुरू कर देते हैं। इन सारे लोगों को मजा चखाने के बाद जो रिट्स रहता है वो इस लड़की के पास आता है और फिर बोलता है कि तुम मेरे लॉर्ड का जो पर्स है वो वापस करो, जिसपे जो लड़की थी वो कुछ बोल नहीं पाती है। तो जो आर्स था वो उससे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रिटेनर बन जाओ। तो जो लड़की थी वो भी नहीं समझ पाती है कि यहाँ पे आखिरकार जो आर्स वो चाहता क्या है, लेकिन फिर भी वो आर्स के इस ऑफर को मना कर देती है, जिसपे जो आर्स था वो बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कह रही हो। तो जो रिट्स था वो भी एकदम शॉक्ड होता है कि यहाँ पे जो आर्स है वो इस लड़की को क्यों अपने रिटेनर बनाना चाहते हैं। तो जो आर्स था वो बताता है कि मैंने यहाँ पे अभी अपनी अप्रेजल स्किल्स का यूज किया और मुझे पता चला कि इस लड़की के अंदर एस रैंक की मैजिक एबिलिटीज है और ये अगर बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रेन करे तो ये मेरे फादर को भी टक्कर दे सकते हैं मैजिक की एबिलिटीज में। लेकिन फिर भी ये जो लड़की थी वो मानती ही नहीं है रिटेनर बनने के लिए आर्स का। लेकिन जो आर्स था उसे बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा एकदम स्ट्रगल करके यहाँ पे रहती हो, अगर तुम मेरी रिटेनर बन जाती हो तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी एकदम सैलरीज प्रोवाइड करूंगा और साथ ही साथ तुम्हें खाने के लिए भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, तो तुम ये चीज क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती। लेकिन फिर भी जो लड़की थी वो बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी नोबल से और वो बोलती है कि तुम जानते नहीं हो कि आखिरकार हम लोग किस तरीके से इस दुनिया में रहते हैं, तुम्हें तो बस थोड़ा बहुत एकदम मूवी वाले थोड़े बहुत डायलॉग सीख लिया है कि मैं लोगों को अच्छा प्रोवाइड करूंगा खाना ये वो, लेकिन तुम असली रियलिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं जानते हो, इसी वजह से तुम हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो समझ नहीं पाओगे, तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें ज्वाइन नहीं करूंगी। और मुझे इस तरीके से लग रहा है कि तुम इतना ज्यादा जो मुझे पैसे का ऑफर कर रहे हो तो कहीं तुम यहाँ पे मेरे को नीचा तो नहीं दिखा रहे हो, इसलिए वो गुस्सा हो जाती है। तो जो रिट्स था वो एकदम स्वैगस्टर बनते हुए बोलता है अच्छा ठीक है, तो तुम ज्वाइन नहीं करना चाहती तो यहाँ पे मेरे जो लॉर्ड है उसका पर्स वापस करो। तो जो लड़की थी वो बोलती है कि ठीक है, वैसे भी तुमने मेरा यहाँ पे जान बचाया है इसलिए मैं तुम्हें पर्स वापस कर देती हूँ। पर्स वापस करने के दौरान ही जो आर्स रहता है उसका ध्यान जाता है इस लड़की के हाथ पे, जो की बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब सा निशान बना हुआ रहता है उस पे, जिसपे जो आर्स था वो उसे पूछ डालता है कि आखिरकार ये निशान कैसे बना हुआ है। तो जो लड़की थी वो बताती है कि दरअसल जो मैं अपने एक स्लेव ट्रेडर था उससे बच के भागी हुई हूँ, मैं एक नोबल के घर में चोरी कर रही थी लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया और फिर उसके बाद स्लेव ट्रेडर को बेच दिया, लेकिन मैं वहाँ से किसी तरीके से भाग आई, लेकिन अभी वो लोग मेरे से पीछा कर रहे हैं और वो जो लोग को तुमने अभी जो मारा है वो उन्हीं लोग के साथ ही है और वो लोग किसी तरीके से मुझे कैद करना चाहते हैं क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो वो मेरा इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो जो आर्स था वो बोलता है कि अरे तुम तो यहाँ से भागी गई थी ना, तो फिर तुम इस कॉन्टिनेंट से पूरा गायब भी क्यों नहीं हो गए। जिसपे जो लड़की थी वो बोलती कि मेरा यहाँ पे कुछ काम रह गया है। उतनी देर में यहाँ बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे थे वो आ जाते हैं इस लड़की के पास और बोलते हैं कि तुम कहाँ चली गई थी, हम लोग को तुम्हारी चिंता बहुत ही ज्यादा हो रही थी, 2 दिनों से तुम यहाँ पे आए नहीं हो और हम लोग बहुत ही ज्यादा भूखे भी हैं। फिर वो जो लड़की थी वो बोलती है कि ये सारे जो बच्चे हैं वो मेरी तरह अनाथ हैं और इनका कोई भी नहीं है इस दुनिया में और मैं इन लोग को पीछे छोड़ के यहाँ पे नहीं जा सकती क्योंकि इनकी जो जिम्मेदारी है वो मैंने उठा ली है। जिसपे जो आर्स था वो समझ जाता है इस चीज को और फिर उसके बाद वो अपना जो पर्स था वो रिट्स से मांगता है और इसी लड़की को दोबारा से दे देता है। जिसपे ये लड़की थी वो उस पर्स को लेके बोलती है कि ये मत कहना आगे चल के कि मैं अपना जो पर्स है वो मुझे वापस करो क्योंकि ये तुम मुझे अपने मर्जी से दे रहे हो। जिसपे जो आर्स था वो बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम इसे ले सकती हो। फिर जो लड़की थी वो सारे बच्चों को लेके अपने साथ चली जाती है और वो मन में सोचती है कि ये जो नोवेल है वो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब है। फिर जो आर्स था वो रिट्स को बोलता है मैं चाहता तो था कि ये लड़की को मैं ज्वाइन करवा लूं, लेकिन ये सच में बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छे तरीके से उन बच्चों की सहायता करती है और मैं उन बच्चों से इसे अलग नहीं करना चाहता। फिर इसके बाद ये दोनों एक होटल में आकर रुक जाते हैं जहाँ पे जो आर्स था वो बहुत ही ज्यादा उदास लग रहा होता है और रिट्स उसे बोलता है कि आखिरकार आप यहाँ पे इस तरीके से क्यों घूम रहे हैं। जिसपे जो आर्स था वो बोलता है कि मुझे सच में लगता है कि वो जो लड़की थी उसने एकदम सही कहा क्योंकि मैं जो नोवेल हूँ वो एकदम जो ग्राउंड रियलिटी है उसको बिल्कुल भी नहीं समझ सकता हूँ। जिसपे जो रिट्स था वो कहता है कि मैं उस
लड़की का दर्द समझ सकता हूँ। पहले मुझे भी बहुत ही ज्यादा एकदम गलत तरीके से ट्रीट किया करता था जितने भी लोग हुआ करते थे नोवेल्स वाले, इसलिए उसका जो दर्द है वो मैं समझ सकता हूँ। वो नोवेल्स को नफरत करती है और वो ऐसा करती ही रहेगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप बाकी नोवेल्स की तरह नहीं है, क्योंकि आपने मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट किया है। ये बातें इन लोगों के बीच में हो ही रही होती है कि उतने ही देर में वहाँ पे जो बच्चे उन लड़कियों के साथ थे वो दौड़ते हुए कहीं जा रहे होते हैं चिल्लाते हुए उसका नाम, जिसपे जो आर्ट्स था वो उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जो लड़के थे वो बताते हैं कि यहाँ पे जो हमारी दीदी थी उनको उठा के वही सारे बदमाश लोग लेके चले गए। ऐसे ही उन बच्चों का बात सुनते हैं यहाँ पे आर्ट्स और रीड्स, तो वो भी तैयार हो जाता है उसकी सहायता करने के लिए। फिर हमें सीन दिखाया जाता है उस लड़की का जहाँ पे वो जो बैंडिट्स है वो उसे पकड़ चुके होते हैं और दोबारा से स्लेव ट्रेडर के पास लेके आ चुके होते हैं, जहाँ पे वो जो लड़की थी वो सोच रही होती है मन में कि आखिरी बार उसने कब रोया था। उसे तो बिल्कुल याद ही नहीं कि आखिरकार उसने रोया कब था आखिरी बार। इसी की वजह से वो आज एक पत्थर बन चुकी है। फिर उसके बाद उसे वो जो बैंडिट्स पकड़ के लेके आए थे स्लेव ट्रेडर के सामने पटक देते हैं और वहाँ पे उसे एक जोर से लात मारते हैं, लेकिन फिर भी वो जो लड़की थी वो रोती नहीं है, जिससे वो जो बदमाश था वो एकदम इरिटेट हो जाता है और वो बोलता है कि यार ये तो रो ही नहीं रही है। जिसपे वो जो स्लेव ट्रेडर का लीडर था वो बोलता है कि यहाँ पे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें जल्द से जल्द इसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना है क्योंकि इसका मैंने सौदा कर दिया है किसी को। उतनी देर में वो जो लड़की के पॉकेट में से आर्ट्स का बटुआ रहता है वो भी गिर जाता है और इस चीज का ध्यान इन सारे बदमाशों को लग जाता है और वो उस पैसे को उठाने लगते हैं और वो बोलते हैं कि अरे इसमें तो बहुत ही ज्यादा एकदम पैसे हैं। तो ये जो लड़की थी वो उनसे छीनने लग जाती है उस बटुए को, तो ये लोग उस पर और भी ज्यादा हाथ उठाते हैं। उतनी देर में यहाँ रीड्स आ जाता है और इन सभी को देखता है, तो वो बोलता है कि तुम इस लड़की को छोड़ दो वरना तुम्हारा ये जो हाल है वो बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा। जिसपे जो ये स्लेव ट्रेडर वाला मालिक रहता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पे मेरे एरिया में आके मुझे ही धमका रहे हो, तुम अपने आप को बड़ा समझते हो क्या। और फिर वो अपने सारे जितने भी बदमाश थे उन सभी को अटैक करने के लिए बोलता है रीड्स पे, लेकिन जो रीड्स था वो पलक झपकते इन सारे लोग को हरा देता है। फिर वो पहुंचने लगता है उसी लीडर के पास जहाँ पे वो लीडर था। वो बोलता है कि तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो, तुम मेरे एरिया में आके यहाँ उधम मचा रहे हो। फिर आर्ट्स भी यहाँ पे आ जाता है और फिर उसके बाद इस स्लेव मर्चेंट को बोलता है कि तुम यहाँ पे एक काम कर सकते हो क्या मेरे लिए, मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को यहाँ आजाद कर दो। जिसपे वो जो स्लेव मर्चेंट था वो बोलता है कि तुम बेवकूफ तो नहीं हो, तुम तो एक नोबल हो, तो तुम जान सकते हो कि यहाँ पे आखिरकार स्लेव मर्चेंट्स के साथ हम लोग क्या करते हैं। तो जो आर्ट्स था उसे तो पता ही नहीं होता कि आखिरकार यहाँ पे जो स्लेव्स होते हैं उनके साथ क्या किया जाता है। तो ये जो लड़की रहती है वो बोलती है आर्ट्स को कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी इस पंगे में मत आओ क्योंकि ये तुम्हारा बिल्कुल भी काम नहीं है। तो जो आर्ट्स था वो उसे बोलता है कि मैं जब से तुमसे मिला हूँ मैंने उसी समय तुम्हारे आंखों में देख लिया था कि तुम्हारे अंदर एकदम खालीपन है और तुम एकदम उम्मीद हार चुकी हो, और कोई इंसान अगर कोई उम्मीद ही हार जाए जीने की तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम खराब बात होती है। तो जो स्लेव मर्चेंट रहता है वो बोलता है कि तुम क्या बकवास बात कर रहे हो, वैसे भी स्लेव्स के अंदर जो जीने की इच्छा होती है उसका हम लोग क्या ही कर लेंगे, वैसे भी इन्हें तो बेचना ही रहता है। जिसपे जो आर्ट्स था वो गुस्सा हो जाता है और फिर उसे चिल्ला के बोलता है कि तुम कौन होते हैं यहाँ पे डिसाइड करने वाले कि कौन जिएगा कौन मरेगा। इस तरीके से आर्ट्स को अपने लिए लड़ते हुए देख के जो लड़की रहती है वो मन में सोचती है कि मैंने जो अपना रोना भूला था वो इस वजह से भूला था क्योंकि इस दुनिया में रोने का कोई भी एकदम काम नहीं होता है। मैं एकदम अकेली हुआ करती थी और किसी को भी फर्क नहीं पड़ता था अगर मैं रो भी तो, इसलिए मैं अपने आप को पूरी तरीके से एकदम स्ट्रांग बना ली और अपने आप को एकदम पत्थर बना लिया। लेकिन पता नहीं क्यों मैं आज क्यों रोना चाह रही हूँ, और वो एकदम फूट फूट के रोना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद जो स्लेव मर्चेंट रहता है वो इतना ज्यादा ड्रामा देख के सीधा बोलता है कि तुम मेरे को एकदम बकवास मत करो, और वो अपने बहुत सारे जो लोग थे वो भी बुला लेता है। जिसके बाद जितने भी लोग आए रहते हैं उन सभी को रेड से यहाँ पे मजा चखा के एकदम तुरंत ही हरा देता है। तो ये जो स्लेव मर्चेंट था वो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पे जो बीस्ट है वो है कौन, ये तो एकदम पतला सुखड़ा लड़का लग रहा है लेकिन ये सच में बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है। और ये जो लड़की थी वो भी देख रही होती है कि ये दोनों आखिरकार किस तरीके के लोग हैं। फिर ये जो स्लेव मर्चेंट था वो बोलता है कि ठीक है, लगता है मुझे अब यहाँ पे उस आदमी को बुलाना ही पड़ेगा। इसके बाद वो एक हट्टे कट्टे आदमी को नीचे बुला के लाता है जो कि पहले आर्मी में हुआ करता था लेकिन उसे अपने गलत काम की वजह से वहाँ से निकाल दिया गया था। इसके बाद वो जो आदमी था वो देखता है जैसे कि यहाँ पे सारे जितने भी लोग हैं उसको ये छोटे बच्चे ने मारा है, तो वो बोलता है कि ये बच्चा ऐसे कैसे मार सकता है उनको। तो जो रिट्स था वो बोलता है कि आजा मैं तुझे भी मारूंगा। जिससे वो आदमी था वो गुस्सा हो जाता है और वो रिट्स की तरफ बढ़ना शुरू करता है। जिसपे जो लड़की थी वो चिंता में आ चुकी होती है और वो आर्ट्स को बोलती है कि कहीं यार रिट्स को कुछ होना चाहिए, ये आदमी बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है। तो जो आर्ट्स था वो अपनी अप्रेजल स्किल्स यूज करता है उस मोटे पे और वो हंसता है और वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ पे रिट्स को कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो रिट्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने एक्रोबैटिक स्किल्स का यूज करते हुए उस मोटे आदमी को भी हरा देता है। तो जो लड़की थी वो और भी ज्यादा एकदम शॉक्ड होती है और वो बोलती है कि सच में ये जो आदमी है ये बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है। और आर्ट जो था वो बोलता है कि मैंने पहले ही उस मोटे के अप्रेजल स्किल से टैलेंट देख लिया था और उसका कोई भी टैलेंट आस पास नहीं है रिट्स के। फिर वो जो स्लेव ट्रेडर था वो डर जाता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम जानते हो ना कि मैं एक स्लेव ट्रेडर हूँ और यहाँ का जो किंगडम है वो भी मुझे एक्नॉलेज करता है। तो जो एड्स था वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें पैसे दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम शार्लेट को मुझे बेच दो। ये सुन के जो शार्लेट रहती है वो भी एकदम शॉक्ड हो जाती है। जिसपे जो स्लेव ट्रेडर रहता है वो मान नहीं रहा होता है और वो बोलता है कि तुम जानते नहीं हो बिजनेस ऐसे नहीं चलता है। तो जो रिट्स था वो आता है एकदम डरावनी तरीके से देखते हुए और वो बोलता है कि तुम जानते हो कि जितने भी स्लेव ट्रेडर के मार्केट रहते हैं उसमें तुम्हारा जबान काम आता है, और अगर यहाँ पे हम लोग जबरदस्ती तुम्हारे किसी गुलाम को चुरा के ले गए तो तुम्हारा जो पूरा मार्केट है वो एकदम खराब हो जाएगा और तुम्हारे नाम भी खराब हो जाएगी। इसलिए तुम यहाँ पे बहाना दे सकते हो कि किसी ने तुम्हें हाई प्राइस देके स्लेव को ले लिया,
तो तुम्हारा नाम भी बना रहेगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो इतने ज्यादा एकदम डरावने धमकी को देख के वो जो स्लेव ट्रेडर था वो इस लड़की को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद जो आर्स था वो भी खुश हो जाता है इस चीज को सुन के, और ये जो सारे लोग रहते हैं वो स्लेव मर्चेंट की दुकान से बाहर निकल के आ जाते हैं, जहाँ पे जो लड़की रहती है फिर उसके बाद अपना नाम बताती है जो कि होता है शार्लेट रैथ। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि तुम थोड़ा समय तक रुक सकते हो क्या, मैं तुम्हें कहीं एक जगह लेके जाना चाहती हूँ। तो जो आर्स था वो तैयार हो जाता है, और फिर उसके बाद ये जो लड़की थी वो उन्हें एक चढ़ते चढ़ते पहाड़ के ऊपर लेके आ जाती है, जहाँ पे जो आर्स था वो पहाड़ चढ़ते थक जाता है। फिर एक पहाड़ पे आने के बाद वो एक बहुत ही अच्छी तरीके से व्यू दिखाती है उन सभी को। उस पहाड़ से इस पूरे सिटी का एकदम बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा होता है। तो जो आर्स था वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे हमें क्यों दिखा रही हो ये चीज। तो जो लड़की थी शार्लेट वो बोलती है कि तुमने मुझसे जैसा कि कहा था कि तुम चाहते हो एक ऐसी जगह बनाना जहाँ पे कोई भी गरीब ना रहे, तो क्या तुम यहाँ पे सही में बनाने वाले हो, और तुम ऐसा क्यों चाहते हो। तो जो आर्स था वो बोलता है कि मैं ऐसा इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मुझे बच्चों की स्माइल बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी लगती है। तो जो शार्लेट थी वो बोलती है कि क्या यहाँ पे तुम बकलोली बतिया रहे हो, तुम तो खुद ही बच्चे हो। तो आर्स मन में सोचता है कि पिछली जिंदगी में मैं जितना भी एकदम थका हुआ रहता था, जब भी मैं बच्चों की स्माइल देखा करता था मेरे अंदर एकदम एनर्जी बढ़ जाती थी, और इस जिंदगी में भी ऐसा ही है। बच्चों की स्माइल से हमें एक होप दिखाई देती है, और अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई होप ही ना रहे तो तुम्हारे जिंदा रहने का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में जो बच्चे हैं बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से रहे। इस तरीके के रिप्लाई को देख के जो शार्लेट और रिट्स रहते हैं वो एकदम खुश हो जाते हैं आर्स से, और वो बोलते हैं कि ठीक है फिर मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। तो जो रिट्स रहता है वो अपने पॉकेट में से एक लॉकेट निकालता है जो कि एक मैजिक इनहेंसमेंट वाली चीज रहती है, और वो इस चीज को शार्लेट को देता है, और वो बोलता है कि मैं तुम पे शक तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कैसी कैपेबिलिटीज है, इसलिए इस चीज को पहनो और अपना जो मैजिक है उसे ट्राई करो। फिर उसके बाद वो जो लड़की रहती है वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो रिट्स को बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी मैजिक करना नहीं आता है क्योंकि मैंने आज तक मैजिक किया ही नहीं है। तो जो रिट्स था वो उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे थोड़े बहुत एकदम मंत्र उच्चारण तुम्हें सिखाऊंगा जिसका यूज करते हुए तुम मैजिक कर सकती हो। फिर वो एक सिंपल सा मैजिक उसे बताता है जिसे जो शार्लेट रहती है वो करने के लिए तैयार हो जाती है। उस लॉकेट को पहनने के बाद शार्लेट उस मैजिक को जैसे ही प्रोनाउंस करती है तो एक बहुत ही बड़ा एकदम फायर ब्लास्ट होता है, और क्योंकि शार्लेट एक एस क्लास मैजिशियन बनने वाली है आगे चल के, इसलिए उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल होता है। वो फायर ब्लास्ट इतनी ज्यादा जोर से हुआ रहता है कि जितने भी सिटी के लोग रहते हैं वो भी समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट किस वजह से हुआ है, और आर्स और जो रिट्स रहते हैं वो भी देख के इस चीज को शॉक्ड हो जाते हैं। जो रिट्स रहता है वो फाइनली यहाँ शार्लेट की पावर को एकदम एक्नॉलेज कर लेता है। शार्लेट की पावर की वजह से जो उसे लॉकेट मिला था वो तक ब्लास्ट कर जाता है। फिर जो शार्लेट थी वो इन सब से पूछती है कि क्या मैंने यहाँ पे सही किया, तो ये दोनों उसकी तारीफ करने लग जाते हैं, और वो बोलते हैं कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा एकदम काबिल हो और आगे चल के तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनोगी। फिर जो शार्लेट थी वो उसे थैंक्स कहती है, और फिर बोलती है कि क्या मुझे तुम्हारे साथ काम करने के बाद खाने के लिए और रहने के लिए जगह मिलेगी। तो जो आर्स था उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें भरपेट खाना मिलेगा अच्छी तरीके से, और रहने की जगह भी मिलेगी, और ज्यादा नहीं हम तुम्हें मंथली सैलरी भी दिया करेंगे। तो जो शार्लेट रहती है वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जो मंथली सैलरी है वो उन ऑर्फनेज वाले बच्चों को दे दो, क्योंकि मैं अगर यहाँ से चली जाऊंगी तो मेरे सिवाय उनका कोई भी नहीं बचेगा, और मेरे लिए क्या है, मेरे को बस रहने और खाने के लिए मिल जाए तो उतना ही काफी है। तो जो आर्स था वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है, और वो वादा करता है उससे कि जितना भी वो कमाएगा वो सीधा उन बच्चों को दे देगा। और आर्स इस चीज को देखने के लिए सच में बहुत ही ज्यादा एकदम एक्साइटेड रहता है कि किस तरीके जो शार्लेट है वो आगे चल के बहुत ही ज्यादा एकदम पावरफुल मैजिशियन बनेगी। जिस चीज को जो शार्लेट सुनती है तो वो समझ नहीं पाती है कि आखिरकार यहाँ पे आर्स क्या कह रहा है, क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता होता है कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी मैजिक कैपेबिलिटीज रहती है। फिर उसके बाद वो आर्स को बोलती है कि मैं क्या तुमको लॉर्ड बोल के बुलाऊं। तो जो आर्स था वो उसे बोलता है कि अरे नहीं मुझे तुम यहाँ पे लॉर्ड बोल के नहीं बुलाओगी तो भी चलेगा। तो जो शार्लेट थी वो बोलती है कि अच्छा हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी मैं तुमसे एज में बहुत ही ज्यादा बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नाम लेके ही बुलाऊंगी। फिर जो आर्स था वो बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, मुझे इस चीज सुन के भी अच्छा लगा, और क्या हम लोग यहाँ से अब चल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे कि यहाँ पे मैं ज्यादा समय तक रुकता हूँ। जिसपे जो शार्लेट थी वो उससे माफी मांगती है, और वो बोलती है कि माफ करना, मैंने तुम्हारा जितना भी इस पैसे थे उसे रख लिया, लेकिन मैं क्या करती, वहाँ पे मेरी मजबूरी थी। जिसपे जो आर्स था वो बोलता है कि कोई बात नहीं। फिर फाइनली ये लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयार होते हैं, और जो शार्लेट रहती है वो जाने से पहले उन बच्चों से भी मिलती है और उन्हें भी वो गुड बाय कहती है। फिर जो आर्स रहता है वो मन में सोच रहा होता है कि जो रिट्स और शार्लेट है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है, और आगे चल के ये लोग और भी ज्यादा ताकतवर बनेंगे, और मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ जिसके अंदर ज्यादा कोई कैपेबिलिटीज भी नहीं है, तो क्या मैं आगे चल के इन्हें लीड कर पाऊंगा। मुझे सच में बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब लग रहा है। लेकिन फिर इस चीज को मन में से हटाते हुए वो बोलता है कि नहीं, मैंने यहाँ पे शार्लेट से वादा किया है कि मैं आगे चल के एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें हर लोग एकदम खुशी से रहेंगे, इसलिए मुझे भी ताकतवर बनना पड़ेगा, और मैं इन लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम लीड करूंगा। इसी के साथ फिर हमें शार्लेट दिखाई जाती है जो कि एकदम जानवर की तरह खा रही होती है, और उसे इस तरीके से खाते हुए देख के जो रिट्स रहता है उसे मैनर सिखा रहा था, और वो बोल रहा होता है कि तुम्हें मैनर सीखने पड़ेंगे। तो जो शार्लेट थी वो बोलती है कि मैंने बचपन से कुछ सीखा ही नहीं है, इसलिए मुझे तुम मैनर्स बिल्कुल भी मत सिखाओ। तो जो रिट्स था उसे बोलता है कि तुम्हें मैनर्स तो सीखने ही पड़ेंगे, क्योंकि तुम आगे चल के लॉर्ड आर्ट्स के साथ घूमने वाली हो, और तुम्हारे ऊपर लोवेंट फैमिली की जिम्मेदारी भी रहेगी, इसलिए तुम अगर जरा सा भी कुछ उल्टा पुल्टा काम करती हो तो इससे लोवेंट फैमिली का नाम खराब होगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तो इस चीज को इग्नोर करते हुए जो शार्लेट थी वहीं पे सो जाती है, और आर्ट्स हंसने लग जाता है। इसी तरीके से ये लोग फाइनली पहुंच जाते हैं लोवेंट के जो किला रहता है वहाँ पे, और वहाँ पे जो
आर्ट्स था वो अपने फादर से मिलवाता है शार्लेट को। जहाँ पे जैसे ही रेवन देखता है कि ये लड़की को लेके आया है तो सीधा मना कर देता है और वो बोलता है कि एक लड़की का किसी भी बैटलफील्ड में जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो जो आर्ट्स था वो रिट्स को बोलता है कि वही वाला जो लॉकेट है वो शार्लेट को फिर से पहनाओ, और उस लॉकेट को पहनने के बाद आर्ट्स शार्लेट को बोलता है कि जल्द से जल्द अपना जो टेक्निक है वो फादर को दिखाओ। तो जो शार्लेट थी वो वही सेम मैजिक यहाँ पे करके दिखाती है, और उतने ज्यादा एकदम ताकत को देख के जो रेवन रहता है वो भी एकदम शॉक्ड हो जाता है, और फिर उसके बाद शार्लेट को बोलता है कि मुझे अपनी शक्ति दो। इसका मतलब ये रहता है कि शार्लेट आगे चल के मदद करे रेवन की आगे बढ़ने में, जिसके लिए जो शार्लेट रहती है वो भी तैयार हो जाती है, और फिर रेवन इन सारे लोगों को अपने घर में वेलकम करता है। फिर हमें काफी लंबा एकदम टाइम स्किप दिखाया जाता है जहाँ पे जो आर्ट्स रहता है वो भी बड़ा हो चुका होता है। उसी समय पे जो आर्ट्स के फादर रेवन रहते हैं वो भी लड़ाई पे गए हुए होते हैं, क्योंकि इनके किंगडम में अब लड़ाई भी शुरू हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ पे खुशी की बात ये रहती है कि रेवन के फादर की जो सोल्जर्स रहते हैं वो बहुत ही अच्छा एकदम आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके टीम में अब शार्लेट आ चुकी होती है, और शार्लेट अब बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर मेज बन चुकी होती है। जितने भी सोल्जर्स थे वो उसका बहुत ही ज्यादा एकदम रिस्पेक्ट से स्वागत किया कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जब भी अपना जंग में आगे जाती है तो वो पहले से ही जो पल रहा था लोवेंट फैमिली का वो भारी कर देती है। इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा एकदम फेमस हो चुकी होती है। धीरे धीरे करके जितने भी लोवेंट फैमिली के सोल्जर्स रहते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा एकदम कॉन्फिडेंस भी आ चुका होता है, और साथ ही साथ जो उनकी सेना रहती है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होते जा रही होती है, क्योंकि जो आर्ट्स रहता है वो अपने अप्रेजल स्किल्स का यूज करते हुए बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों को रिक्रूट कर रहा होता है। और दूसरा खुशखबरी का बात ये होता है कि अब फाइनली आर्ट्स के 2 छोटे भाई बहन भी पैदा हो चुके होते हैं, और आर्ट्स जैसे ही उनमें अप्रेजल स्किल्स से पता करता है उनकी टैलेंट, तो उसे पता चलता है कि ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छे बनेंगे आगे चल के। थोड़ी देर में जो रिट्स रहता है वो भी आ जाता है आर्ट्स के पास, और उसे बताता है कि हमारे गुप्तचरों ने बताया है कि अभी हाल ही में हमारे किंगडम के एक जंगल के अंदर 2 भाइयों के बारे में पता चला है जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम टैलेंटेड लग रहे होते हैं, इसलिए हमें जल्दी जाके उन्हें अपने सेना में रिक्रूट कर लेना चाहिए। इसके लिए जो आर्ट्स रहता है वो भी एकदम एक्साइटेड हो जाता है और चलने के लिए तैयार होता है। फिर हमें घोड़े पे एकदम बैठे हुए शार्लेट, आर्ट्स और रिट्स दिखाया जाते हैं जो कि उन लड़कों से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो घोड़ा रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम धीरे चल रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हुए रहते हैं, जिसपे जो रिट्स और शार्लेट रहते हैं इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा बहस हो रही होती है, और ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि वो ये दोनों मोटा हो चुके हैं, इसलिए ये जो घोड़ा है बहुत ही ज्यादा धीरे चल रहा है। इसी बहस के साथ ये लोग फाइनली पहुंच जाते हैं उस जगह पे जहाँ ये लोग जाना चाहते थे। अचानक से इनके सामने एक सुअर आ जाता है, तो इन लोगों को पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से आ गया। उतने देर में उस सुअर को कोई लोग मार देते हैं, और उन सुअर को मारने वाले लोग जैसे ही वहाँ पे आते हैं तो वो इन सभी से माफी मांगने लग जाते हैं। असल में ये जो दोनों भाई रहते हैं वो वही रहते हैं जिनसे मिलने के लिए ये दोनों आए हुए रहते हैं। फिर जो आर्ट्स रहता है वो अपना अप्रेजल स्किल्स का यूज करता है इन दोनों भाइयों के ऊपर, और उसे पता चलता है कि ये दोनों भाई तो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है अपने कॉम्बैट स्किल में, इसलिए वो डायरेक्टली इन दोनों को ऑफर दे देता है कि अपने सेना में ज्वाइन हो जाओ। इनके घर में पहुंचने के बाद इनके फादर को भी जैसे पता चलता है कि यहाँ पे जो लॉर्ड का बेटा है वो साक्षात यहाँ पे इन दोनों भाइयों को रिक्रूट करने के लिए आया है, तो वो भी बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाते हैं, और इन दोनों भाइयों का भी मन था सेना में जाने का, इसलिए इन लोग का भी सपना पूरा हो रहा है। फिर इन दोनों भाइयों का जो फादर रहता है वो बोलता है कि आप सच में बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छे हैं, और आपकी उम्र का ही मेरा दूसरा छोटा सा बेटा है वो नालायक है एकदम, आप इतने ज्यादा एकदम जिम्मेदारी से अपने सेना को बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन वो कुछ काम ही नहीं क्या करता है। उतने देर में इसका जो छोटा बेटा रहता है वो भी यहाँ पे आ जाता है, और वो चुपके से ही अपने घर से ही खाना चुरा के दोबारा से छुपने जा रहा होता है। तो जिसका फादर रहता है वो उसे डांट देता है और बोलता है कि हे, तुम यहाँ पे लॉर्ड को इग्नोर करके क्यों जा रहे हो, जल्द से जल्द इनको यहाँ पे प्रणाम कहो। तो जो छोटा बेटा रहता है इनका वो उसे प्रणाम कहता है और यहाँ से जाने लगता है। तो जो आर्ट्स रहता है वो अपना अप्रेजल स्किल्स इस पे भी इस्तेमाल करता है, और ये चीज देख के वो एकदम शॉक भी हो जाता है, क्योंकि ये जो छोटा बच्चा रहता है वो कॉम्बैट में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है, लेकिन जो इसका दिमाग रहता है वो आइंस्टाइन से भी तेज रहता है। इसके आईक्यू का यूज करते हुए ये बहुत ही अच्छी एकदम स्ट्रेटेजीज बना सकता है, और आगे चल के ये बहुत ही अच्छा ब्रेन बन सकता है लोवेंट फैमिली का। इसी वजह से वो तुरंत ही ऑफर डाल देता है इस लड़के को कि तुम मेरे रिटेनर बन जाओ। जिस चीज को सुन के जो बच्चा था वो समझ ही नहीं पाता है, और इसका जो फादर था वो भी बोलने लगता है कि अरे आपसे कोई गलती हो गई होगी, ये कॉम्बैट में बिल्कुल भी एकदम अच्छा नहीं है। लेकिन जो आर्ट था वो जिद करने लगता है और बोलता है कि ये कॉम्बैट में तो अच्छा नहीं है, लेकिन इसका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज है। दूसरी तरफ ये जो बच्चा था उसे लग रहा होता है कि ये जो लोग हैं वो इसको रिटेनर बना के इसको कच्चा चबा जाएंगे, और ये लोग उसे इस तरह से बुला रहे हैं कि वो उसे खत्म कर देंगे कि आ जाओ हम तुम्हारा जल्दी से कचुम्बर बना देंगे। इसी से वो तुरंत ही डर जाता है और यहाँ से एकदम भाग जाता है। जो उस बच्चे का फादर रहता है वो आर्ट से बोलता है कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये हमेशा से इसकी आदत है। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा एकदम पढ़ने में अच्छा है और ये दिन भर किताबों में ही घुसा रहता है, लेकिन आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो आर्ट था वो रिक्वेस्ट करता है कि मैं इससे एक बार जाके बात करना चाहता हूँ। तो जो उस लड़का का फादर रहता है वो उसे परमिशन दे देता है कि ठीक है तुम जाके इससे मिल लो। फिर जो आर्ट रहता है वो चला जाता है उस लड़के से बात करने के लिए, जहाँ पे जैसे ही वो लड़का देखता है कि आर्ट उससे मिलने आ गया है तो वो डर जाता है और बोलता
बोलता है कि तुम्हारा जो मनोकामना है मैं पूरा नहीं कर सकता, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो जो आर्ट्स था वो उसे संभालता है और बोलता है कि अरे तुम डरो मत, यहाँ पे मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। वैसे क्या तुम्हें किताबें पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है? जिसपे वो बोलता है कि हाँ मुझे पसंद है, क्योंकि मेरी जो मदर थी वो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से किताबें पढ़ के सुनाया करती थी। तो जो आर्ट्स था वो बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारी मदर तुम्हें पढ़ना सिखाती थी, इसका मतलब तुम्हें पढ़ना आता है, तो तुम मेरे लाइब्रेरी में क्यों नहीं चलते हो, वहाँ पे बहुत सारी तुम्हें किताबें मिलेंगी। तो वो जो लड़का था वो थोड़ा तैयार होता है चलने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद फिर से वो शांत हो जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे एकदम इस बहकावे में नहीं आऊंगा, मैं अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, अगर मेरे दोनों भाई मेरे साथ चलेंगे तभी मैं तुम्हारा लाइब्रेरी देख सकता हूँ। इसके लिए जो आर्ट्स था वो तैयार हो जाता है। तो ये जो लड़का था वो भी चल देता है लाइब्रेरी देखने के लिए, और उस लड़के के दोनों भाई भी आए हुए रहते हैं। फिर फाइनली अपने घर पे लाने के बाद आर्ट्स जो छोटा बच्चा रहता है जिसका नाम रोजेल रहता है उसको अपना लाइब्रेरी दिखाता है, और उस लाइब्रेरी को देख के रोजेल एकदम पागल ही हो जाता है। तो जो आर्ट्स था वो बोलता है कि रोजेल तुम्हें कोई भी चिंता हो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम इस रिट्स से बात कर सकते हो, ये तुम्हारे बगल में ही रहेगा, मैं थोड़ी देर के लिए काम से जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम इसे बता देना। और ये चीज बोल के रोजेल को वो लाइब्रेरी में छोड़ के चला जाता है। फिर काफी समय बाद जो आर्ट्स रहता है उसे याद आता है कि अरे नहीं, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया, कहीं वो बच्चा भाग तो नहीं गया होगा। और वो तेजी से नीचे आता है लाइब्रेरी में और रिट्स से पूछता है कि कहीं वो चला तो नहीं गया। तो जो रिट्स था वो बोलता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे तो इसने बहुत सारी एकदम किताबें पढ़ ली है, इसलिए एकदम थक के यहाँ पे गिर चुका है। तो जो आर्ट्स था वो उसका स्टेटस चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इतनी ही देर में इसने अपना 10% इंटेलिजेंस बढ़ा लिया, ये सच में बहुत ज्यादा एकदम अच्छा है। दूसरी तरफ जो रोसेल के भाई रहता है वो बोल रहे होता है कि पता नहीं है दिन भर किताबों में क्यों घुसा हुआ रहता है, इसे पढ़ना तो आता नहीं है। तो जो आर्ट्स था वो बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम, इसे पढ़ना कैसे नहीं आता है? तो वो दोनों भाई बताते हैं कि बचपन से हम लोग किताबों से कभी रूबरू हुए ही नहीं है, तो पता नहीं इसने पढ़ना कहाँ से स्टार्ट किया। तो जो रोजेल था वो उठ जाता है उतनी देर में और वो बोलता है कि हाँ मैं पढ़ना जानता हूँ, मेरी मदर ने मुझे बहुत पहले स्टोरी पढ़ के सिखाया करती थी और उनको ही देखते देखते मैं पढ़ना सीख चुका हूँ। तो इस चीज को सुन के ये जो दोनों भाई थे वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, जिस समय मदर तुम्हें स्टोरी सुनाया करती थी उस समय तो तुम 3 साल के थे, तो तुम्हें पढ़ना कैसे आ गया? तो जो रोजेल रहता है वो बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मेरे को तो यहाँ तक जब से मैं पैदा हुआ तब से एक एक चीज याद है अपने बचपन की। तो जो आर्ट्स रहता है उसे तो समझ में आ चुका होता है कि ये जो रोजेल है वो बिल्कुल भी आम बच्चा नहीं है और इसका दिमाग बहुत ही ज्यादा एकदम तेज है। ये सारे तीनों भाई रहते हैं वो अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और आर्ट्स बात करने लगता है रीड से कि मुझे ये लड़का अपने टीम में चाहिए। और पता नहीं क्यों ये जो लड़का है बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहता है और इसे लगता है कि ये अपने भाइयों से कमजोर है, लेकिन हमें किसी तरीके से इसे भरोसा दिलाना होगा कि ये बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा है। तो फिर ये प्लान कुछ दिमाग में सोचता है और फिर अगले दिन इनके घर पे पहुंच जाता है और वहां पे फिर वो बोलता है रोजेल से कि रोजेल मैं चाहता हूँ कि तुम अपना दिमाग चला के एक ऐसा ट्रैप बनाओ जिससे तुम बहुत सारे जो जानवर है उनको कैद कर पाओ। तो जो दोनों बड़े भाई थे वो बोलते हैं कि ट्रैप बना के, माय लॉर्ड अगर आप बोले तो मैं बहुत ही ज्यादा अपना टैलेंट का यूज करते हुए सारे जितने जानवर है उन सभी को हंट कर सकता हूँ। जिस चीज के लिए जो आर्ट्स था वो मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ चाहता हूँ कि तुम लोग एक ट्रैप बिछा के उन सारे जानवरों को पकड़ो। तो जो रोजेल था वो बोलता है कि पता नहीं मैं ये चीज कर पाऊंगा कि नहीं, जिसपे जो आर्ट्स था उसका हाथ पकड़ते हुए उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिलाता है और बोलता है कि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, तुम ये कर सकते हो। तो इस चीज को सुनने के बाद वो कॉन्फिडेंट हो जाता है और बहुत ही तगड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक ट्रैप बना देता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे इन सभी के फादर भी आ जाते हैं और वो देखते हैं इस ट्रैप को तो वो भी दंग रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि जो रोजेल है वो इतना तगड़ा एकदम ट्रैप कैसे बना सकता है।
है।